अभिकाम भाग 1 गो से वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा के प्रिय छात्रों, हिंदी माध्यम। आज एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का यूनिट 3 संगठन ऑर्गेनाइजेशंस, उसका एक पहलू है संगठन के कार्य और संगठन के सिद्धांत। इन दो बातों को लेकर मैं आपके सामने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आया हूँ। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में प्यारे छात्रों, आपने देखा था कि मैंने संगठन को बड़े विस्तार से समझाया था कि किसी भी उद्योग, उत्पाद, व्यापार, इकाई या उपक्रम को संचालित करने में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मानवीय समूह का ताना बाना, जो एक निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी गतिविधि को सकारात्मक रूप से क्रियान्वित करता है, वो संगठन कहलाता है। संगठन के साथ मैंने एक थोड़ी सी बात और बताई थी कि व्यवसाय के संचालन के लिए दरअसल जो जिसे हम बोलते हैं कि भी बहुत बेहतरीन तरीके से व्यापार और उद्योग चलने चाहिए, उसकी 3 प्रमुख इकाई है, जिसमें पहला संगठन है, दूसरा प्रबंधन है और तीसरा प्रशासन। आज हम मुख्य बात करेंगे संगठन में संगठन के कार्य। तो जैसा कि कल आपको मैंने बताया था, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए नियोजनबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से किया गया कोई भी प्रयास, जिसके जो नतीजे आते हैं, जो रिजल्ट आता है, उसे पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के साथ कंपेयर किया जा सके, ऐसा कार्य संगठन कहलाता है। विशेषकर बड़े उद्योग, जहां पर बड़े पैमाने पर पूंजी और भौतिक साधन से तात्पर्य होता है कच्ची सामग्री, यंत्र सामग्री, मशीनरी, भूमि, भवन इत्यादि इत्यादि। ये उत्पादन के वो साधन है जो स्वयं कार्य नहीं करते, बल्कि उन्हें सपोर्ट, उन्हें सहयोग लगता है मानवीय समूह का। इसलिए संगठन की जो संकल्पना है, इसका मुख्य आधार ही मानवीय समूह है। मानवीय समूह मतलब ऐसे ग्रुप जहां पर मानव है। अब व्यवसाय में मानवीय समूह की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर सीधी सीधी बात आती है कि जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, केवल श्रमिक वर्ग ही संगठन का अंग है ऐसा नहीं है। कार्य करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं, उनकी श्रेणी रहती है, लेकिन सामान्यतः जो उच्च अधिकारी वर्ग है, वो संगठन के दायरे में बहुत कम आता है। क्योंकि उच्च अधिकारी वर्ग, इसमें से कुछ लोग संबंध रखते हैं प्रशासन से और कुछ लोग रखते हैं संबंध प्रबंधन से। प्रबंधन की परिभाषा मैंने आपको बताया था कि अपने हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा के अनुसार काम करा लेने की कला, यह प्रबंधन है। अर्थात मूल कार्य जो इंडस्ट्री में होता है, जो उद्योगों में होता है, जो व्यवसाय में होता है, वो संगठन के द्वारा होता है। तो सुधारित शब्दों में यदि हम बोले, तो संगठन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित रखते हुए अपेक्षित नतीजे प्राप्त करने के लिए संगठन को हमेशा मोटिवेटेड करते रहना, यह प्रबंधन का कार्य होता है। अर्थात प्रबंधन यह संगठन तो नहीं है, हालांकि संगठन से कार्य करवा लेने की कला है। और तीसरा एक है प्रशासन, जो संगठन और प्रबंधन दोनों के ऊपर में नजर रखते हुए नीति निर्धारण, नियोजन बनाना, आदेश क्रियान्वित करना, यह कार्य करता है। इसीलिए मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि किसी भी इंडस्ट्री में मानवीय समूह का मतलब सारा का सारा संगठन नहीं होता है, अपितु जो निचले स्तर के लोग होते हैं, उसमें श्रमिक वर्ग आ गया, फिटर ग्रेड्स आ गया, आपका मशीन ऑपरेटर्स आ गया, मैकेनिक आ गए, कुछ हद तक इंजीनियर वर्ग आ गया। इंजीनियर में जो सब जूनियर इंजीनियर वगैरह जो होते हैं, मतलब जो धरातल पर काम करते हैं, जो हवा में बात नहीं करते,
जो उत्पादन प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा होता है, जिसे हम कई बार हिंदी मीडियम वाले लेकिन बड़े मजे से इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, रूट का कार्य करता है, मूल कार्य करता है, जड़ का कार्य करता है, यानी उसके बगैर असली चीज नहीं होती है। और कई बार बोला जाता है कि असली काम करने वाले तो बेचारे कर्मचारी लोग हैं, लेकिन ग्रेस कौन लेकर के जाता है? उच्च अधिकारी। यहां बात हो रही है संगठन की, मतलब उन मानवीय समूह का ग्रुप जो किसी भी व्यवसाय और उद्योग की आधारशिला होती है। अब उनके कार्य क्या? तो देखिए, संगठन का पहला कार्य होता है समन्वय करना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। संगठन एक निर्धारित उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, इसका मतलब संगठन का समन्वयन केवल संगठन के अंतर्गत नहीं होता है, बल्कि संगठन को संचालित करने वाला प्रबंधन, मतलब सीधी सी बात है, निम्न अधिकारियों से उच्च अधिकारियों के बीच में जो पहली कड़ी है वो संगठन की है। समन्वय करना इसका काम ऐसा है कि भाई इसे जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके तरफ से दिशा निर्देश मिलते हैं, और संगठन में काम करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों का समूह होता है। तो संगठन का पहला कार्य तो यह होता है कि भिन्न भिन्न जगह से भिन्न भिन्न दिमाग वाले, भिन्न भिन्न शारीरिक दृष्टि वाले, भिन्न भिन्न विचार रखने वाले, भिन्न भिन्न ज्ञान रखने वाले तमाम कर्मचारी वर्ग को आपस में लाकर उनका समन्वयन करना। जैसा मैंने कल एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया था कि जो मोटरसाइकिल बनाने की जो फैक्ट्री होती है उसकी शुरुआत रॉ मटेरियल से होती है, और फाइनल मोटरसाइकिल जब बन के निकलती है तो कभी मौका मिले तो आपने इन इंडस्ट्रीज को चेक करना। वहां पर एक पूरी लंबी श्रृंखला होती है कर्मचारियों की। पहला कर्मचारी, उसके काम तय होते हैं, दूसरे कर्मचारी उसका भी काम निश्चित होता है, तीसरा कर्मचारी उसका भी काम निश्चित होता है। इसमें तीसरा कर्मचारी दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करता, दूसरा कर्मचारी पहले को हस्तक्षेप नहीं करता, और मान लो ऐसे 10 डिपार्टमेंट है तो कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट को उसकी जिम्मेदारी मालूम होती है। पहला जो डिपार्टमेंट है रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला, उसको पता होता है कि यदि मैंने सही समय पर काम नहीं किया तो फैक्ट्री के अंदर में मटेरियल नहीं पहुंचेगा। भले वहां पर काम करने वाले सारे लोग तैयार है, लेकिन मटेरियल जब तक नहीं पहुंचेगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। इसका एहसास उस मटेरियल सप्लाई करने वाले को है, और जो उस मटेरियल का उपयोग करने वाला है उस डिपार्टमेंट को भी पता है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे सप्लाई करने वाला आदमी सही समय पर सप्लाई करेगा। वो अपना काम छोड़कर मटेरियल लाने जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको गारंटी है कि जो रॉ मटेरियल समय पर आएगा ही आएगा। ये इसीलिए होता है कि 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, 5 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट के बीच में एक दूसरे का समन्वयन होता है, और यही संगठन का एक मूलभूत आधार है। संगठन बनाया इसीलिए जाता है कि हर व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी, उसके कर्तव्य, उसकी रिस्पांसिबिलिटी, उसे क्या करना है ये पहले से डिसाइड होता है। कब करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, नहीं करेगा तो क्या अच्छा और क्या खराब हो जाएगा, ये सब उनको मालूम है। इसीलिए सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, और ये संगठन का कार्य होता है कि वो आपस में समन्वय तालमेल बनाए रखता है। दूसरा संगठन का कार्य होता है श्रम विभाजन। अब अभी मैंने आपको बता दिया कि जहां उत्पादन कार्य चल रहा है, मान लो उत्पादन कार्य की प्रकृति इस प्रकार की है कि उत्पादन 10 भिन्न भिन्न चरणों में होकर के गुजर रहा है। इसका मतलब है 10 डिपार्टमेंट हो गए। मान लो मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं तो एक बिल्कुल रॉ मटेरियल, दूसरा डिपार्टमेंट सीट वाला, तीसरा आपका साइलेंसर वाला, चौथा क्लच वाला, पांचवा वायर वाला, छठा इंजन वाला, सातवां किक वाला, आठवां स्ट्रेड वाला, लाइक दिस। अब ये सब मिलकर के मोटरसाइकिल बनाते हैं। जाहिर है उसमें हर डिपार्टमेंट केवल शो करने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं है, वो कार्य करने के लिए। अब यहां पर संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य बनता है
कि इन 10 डिपार्टमेंट में जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो फिटर काम कर रहा है, जो मैकेनिक काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनके कार्यों का यानी कि श्रम का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को वास्तव में पूरा कर सके। जिम्मेदारी देने का मतलब कार्य का बोझ डाल देना नहीं होता है। नहीं तो मान लो एक डिपार्टमेंट है, तुमने उसको बोल दिया भैया रॉ मटेरियल तेरे को ही लाना है, मशीन में भी तुझे ही डालना है, और मशीन में से पहली प्रक्रिया के बाद में जो उत्पाद निकल रहा है वो बरोबर है कि नहीं ये भी तू ही देख। वो तो थोड़े देर के लिए पागल होगा ना। वो बोलेगा साहब इतनी बड़ी फैक्ट्री है, या तो मेरे को मटेरियल सप्लाई करने बोलो, या तो मशीन ऑपरेट करने बोलो, या मशीन में से जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसकी क्वालिटी चेक करने बोलो। ये क्या चीज है कि इतना बड़ा काम है तो मैं अकेला आदमी कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो सारा का सारा गड़बड़ होगा, न तो ढंग से मटेरियल आएगा, न तो मशीन चलेगी, और जो माल निकल रहा है वो अच्छा है कि खराब है किसी को कोई पता नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर प्रत्येक विभाग को उनकी दी गई जिम्मेदारी के अनुसार श्रम का विभाजन बरोबर नहीं हुआ। आपको यदि बहुत छोटे शब्दों में समझाओ तो किसी भी कर्मचारी को ओवरबर्डन नहीं करनी चाहिए। ओवरबर्डन कर देंगे तो उसकी कार्यक्षमता का ह्रास हो जाएगा। यह संगठन का सिद्धांत है। अब आप बोलोगे सर संगठन को कैसे मालूम? यह संगठन की परिभाषा क्या बोला मैंने? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है इसका समावेश संगठन में होता है। तो ये बोलना तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी कि संगठन को मालूम नहीं। दरअसल संगठन की सुदृढ़ता का पैमाना ही यह है कि वो अपने श्रम विभाजन को किस तरह से करता है। अगली बात आती है भौतिक साधनों का संयोजन। मैंने आपको बार बार परिभाषा में क्या बोल रहा हूं, केवल मानवीय समूह का कार्य संगठन नहीं है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन और सामग्रियों का संयोजन करते हुए मानवीय समूह के प्रयास दोनों का मिलन इज इक्वल टू संगठन। अब भौतिक साधनों में आपके पास रॉ मटेरियल आके तैयार है, आपके पास विविध सामग्री आके तैयार है, आपके पास ऑयलिंग ग्रीसिंग सब चीज तैयार है, लेकिन एक ऑब्जर्वर आ रहा है तो उसको ऐसा दिखाई दे रहा कि आपकी मशीन खटर 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 चल रही है, कभी बेल्ट टूट रहा है, कभी जाम हो रही है। पता चला क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया? तो इसमें ग्रीसिंग नहीं किया है, प्रॉपर ऑयलिंग नहीं की है। क्यों नहीं की है? नहीं था क्या? नहीं, सब था। इसका मतलब है आपका संगठन खराब था। दरअसल जब मैंने वो 10 डिपार्टमेंट की बात किया तो उसमें एक ये भी डिपार्टमेंट है मशीन की देखरेख करने वाला, उसका यही काम होता है। उससे इससे कोई मतलब नहीं है कि रॉ मटेरियल समय पे आ रहा कि नहीं आ रहा, प्रोडक्शन बरोबर समय पे हो रहा कि नहीं हो रहा, क्वालिटी प्रोडक्ट निकल रहा कि नहीं निकल रहा। उसका एक ही काम होता है मशीन सही सलामत चल रही है कि नहीं चल रही है, आवाज आ रही है तो आवाज जब आती है तो मशीन का देखरेख करने वाला खुद ऑपरेटर को बोलता है रुक 1 सेकंड, कुछ फर्क दिख रहा है, पहले चेक करने दे, नहीं तो प्रोडक्शन खराब निकलेगा। ये भौतिक साधनों का संयोजन। संगठन में काम करने वाला व्यक्ति ही मशीन पर काम कर रहा है। यदि वो काम करने वाले व्यक्ति का नॉलेज कमजोर है और तुमने उसको एक ऐसी मशीन पर लगा दिया जिससे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मशीन चलाने की बात ही अलग है। वो तो मशीन को या तो खाली चलने देगा या तो बिगाड़ करके रख देगा, न तो ढंग से प्रोडक्शन होगा, और ऊपर से वो व्यक्ति खुद बदनाम ही हो जाएगा। लोग यही बोलेंगे इसको काम करते नहीं आता। दरअसल उसको काम करते आता है, लेकिन वो काम करता आता है जो उसकी इसने ट्रेनिंग ली है। तुमने उसको वो काम दे दी जो उसने कभी किया नहीं है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन देना था। ये जिसकी बात कर रहा हूं कि उसको पहले उसको जानकारी देना था, उसको ज्ञान देना था, उसको मार्गदर्शन देना था, उसको पहले से बता करके रखना था कि ये मशीन के क्या फायदे, क्या नुकसान है, क्या प्रक्रिया है। अर्थात मशीनें केवल देखने की नहीं है, वो उत्पादन का बहुमुखी साधन। रॉ मटेरियल हैंडलिंग करके ला रहे हैं, रॉ मटेरियल का हैंडलिंग वाला भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को काफी बढ़ा सकता है। मान लो वो मैनुअल रॉ मटेरियल हैंडल कर रहा, यदि उसके सर के ऊपर में तुमने 5 किलो का वजन दी तो 5 किलो रॉ मटेरियल मशीन में जाना चाहिए। अब वो आपका वर्कर यदि अनट्रेन है तो भरते समय लाते समय इधर गिराएगा उधर गिराएगा, 10-20% मटेरियल आपका वेस्ट चले जाएगा। तो क्या खाक प्रोडक्शन सही निकलेगा? और बाद में आप बोलोगे कि इतना मटेरियल डालने के बाद में भी प्रोडक्शन सही नहीं निकला, तो इसकी गलती किसकी?
तो ये चीज न हो, इसीलिए संगठन का एक काम होता है कि मानवीय समूह के साथ भौतिक साधनों का वो संयोजन इस तरह से करता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति होती है, महत्तम अपेक्षा से कई बार अधिक और बेहतर तरीके से उसके रिजल्ट आते हैं। उचित वातावरण की निर्मिति। अब ये जो सब बात हम कह रहे हैं, तो संगठन में 10 डिपार्टमेंट है, 10 लोग बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, और वो भी हम चूंकि भारत में है तो यहाँ तो बड़ी टांग खींचा खाची की प्रवृत्ति एक दूसरे की चलती रहती है। तब ये अपेक्षा करना कि 10 डिपार्टमेंट वाले बिल्कुल सिंसियरी तरीके से अपना काम करेंगे, कुछ हद तक मुश्किल लगता है, लेकिन बच्चों ये मुश्किल नहीं है। यदि संगठन सुदृढ़ है तो ये तो संगठन का कार्य है कि उसने जिस वातावरण में काम हो रहा है वहां पर ऐसे वातावरण की निर्मित करनी चाहिए कि किसी को भी एहसास कमतरती न हो। यानी यदि रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला ही नहीं, यदि फर्श पोंछने वाला भी कर्मचारी वहां पर है, तो उसको भी ये लगना चाहिए कि मैं भी इस कंपनी का प्रमुख घटक हूं। यदि मैंने फैक्ट्री को पूरा क्लीन नहीं रखा तो प्रोडक्शन कम हो सकता है, प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनी की साख मार्केट में गिर सकती है। ये काम कब करेगा? जब आपने उसको उचित मानधन दे रहे हो, आप उसका ऑनर कर रहे हो, आपने उसको कार्य की सुविधा, आप उसको बोल रहे हो फैक्ट्री बेटा हर बार साफ रहने को ना, और वो 10 दिन से फिनाइल मांग मांग के परेशान है, आप उसको फिनाइल नहीं दे रहे, वो कपड़े का पोछा मांगने के लिए कपड़े मांगने तैयार है, आप उसको नहीं दे रहे, ऊपर से आपने उद्दंड शब्द इस्तेमाल कर लिया, नहीं है तो अपनी शर्ट से पोछ। ये कोई वर्ड है? ये वर्ड नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर के इसीलिए समझा रहा हूं कि आप समझो उचित वातावरण की निर्मित मतलब ये कोई इन्वायरमेंट नहीं है जो बारिश धूप काला और ठंड काला मत समझिए। ये वातावरण का मतलब है जिस फैक्ट्री में, जिस संगठन में काम कर रहा है उसका निर्धारित उद्देश्य उसी समय पूरा होगा जब संगठन का प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को मानकर सेल्फ मोटिवेट अपने आप अभिप्रेरित होकर काम करेगा। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसीलिए आपको यदि लगता है कि इस तरह का बेहतरीन कार्य होना चाहिए तो आपको वैसा वातावरण बना के देने की वहां जरूरत है, और ये काम संगठन का। यदि कोई एकाध इच्छक कर्मचारी होता है तो उसको जरा सा संभाल करके रखो, उसको साइड में रखो, उसको बीच बीच में ऑब्जर्व करते रहो ताकि वो कहीं दूसरी जगह किसी को परेशान न करे। संगठन का अगला कार्य था अधिकार हस्तांतरण में सहायता। दरअसल 10 डिपार्टमेंट है, कई लोगों का समूह है, लेकिन फिर भी समूह में भी कोई ऊंचे पद पर है, कोई नीचे पद पर है, ये तो होगा। मैंने ये जरूर कहा है कि प्रबंधन अलग प्रक्रिया है, प्रशासन अलग है, संगठन मूल है कि संगठन में भी कहीं ना कहीं पर अधिकार तो है। यदि कर्मचारी लोग हैं तो उनका एक सुपरवाइजर होगा, कई सुपरवाइजर है तो उनके ऊपर में एक फीटर होगा, फीटरों का हेड फीटर होगा, मैकेनिकों का हेड मैकेनिक होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि देखरेख करने वाला कोई नहीं। मुद्दे की बात यहां आती है कि जो संगठन होता है वो अधिकार हस्तांतरण में सहायता करता है। अधिकार हस्तांतरण का मतलब होता है कौन से व्यक्ति को कौन सा काम देना। अब रॉ मटेरियल यदि लाना है तो जाहिर है रॉ मटेरियल में जो स्टोर कीपर है वो जैसा माल सप्लाई करेगा, लेबर का काम है वहां से उठाना और मशीन के जगह पर ला करके पटकना। अब यहां पर अधिकार का हस्तांतरण ये हो जाता है कि जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है, सक्षम है, उसको उसका नॉलेज, उसकी कार्यक्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी निर्णय लेने की क्षमता, उसकी सोच समझ की ताकत, इन सब को देखते हुए कौन से आदमी को कौन सा काम देना है ये तय करने का काम संगठन का है। सुदृढ़ संचार व्यवस्था। अबे सुदृढ़ संचार व्यवस्था आप अपने मोबाइल क्रांति से मत जोड़ो, हाँ, लेकिन इसको समझाना है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बढ़िया नेटवर्क स्थापित करने का काम संगठन करता है। अब आप बोलेंगे सर संगठन में नेटवर्क, यस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रहती है। मैंने जब कह दिया हूं कि भाई 10 डिपार्टमेंट मिलकर के जब एक साथ काम करते हैं तब जाकर के आपका अंतिम उत्पाद तैयार होता है। ऐसी परिस्थिति में पहले डिपार्टमेंट वाले को यह पता होना चाहिए कि 10वें डिपार्टमेंट का क्या कार्य। जैसे कि मतलब है कि भी एक बाइक को बनाने में यदि मान लो 5 मिनट लगता है तो चौथा मिनट वो पोर्शन का है जहां पर सीट लगाने वाला कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सीट बिठाता है। ये जानकारी सारे डिपार्टमेंट को मालूम होनी चाहिए
आपका यदि मान लो इंजन बनाने का डिपार्टमेंट है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा काम तो केवल इंजन बनाना है, मैं इंजन फिट कर दूंगा गाड़ी में। वो देखते अरे इंजन फिट कर देंगे करके क्या आप दिन भर इंजन फिट करते बैठोगे क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप डिले होते हो तो वो सीट लगाने वाला जो आदमी है वो खाली बैठेगा। और यदि किसी प्रकार की कोई तकनीकी खामियां आई है तो संचार व्यवस्था ये बोलती है कि तो इमीडिएटली उसको खबर करो, और खबर करो नहीं, संगठन यदि बढ़िया रहा तो सीट बनाने वाले को खुद ही पता चल जाता है कि इंजन डिपार्टमेंट के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ हल्का फुल्का फॉल्ट आया है, तो फटाक से उसको फोन करके बोलता है, हाँ क्यों भैया कोई प्रॉब्लम आया है क्या, मोटर गाड़ी धीरे आ रही है क्या? तो फिर वो अपने हिसाब से अपने कार्य का संयोजन करता है। तो ये संगठन का कार्य। संबंधों का ताना बाना, बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताया हूं, सामान्य किताबों के अंदर में संगठन का ये कार्य आपको दिखाई नहीं देगा, कोई दूसरे वर्ड में आपको मिलेगा। मैंने खास करके इसको लिखा के दिया है कि संबंधों का ताना बाना बनाना ये संगठन का कार्य है। आप बोले सर ये कोई सामाजिक संस्था है क्या? सामाजिक संस्था न होकर के भी सामाजिक संस्था है, और है, क्यों नहीं है। एक व्यवसाय के अंतर्गत, एक उद्योग के अंदर में यदि 100 कर्मचारी मिलकर के काम करते हैं तो 100 कर्मचारी 100 प्रकार के हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, उनकी आर्थिक परेशानियां अलग है, उनका सामाजिक स्तर अलग है, उनके रहन सहन का लेवल अलग है। कोई एक बस्ती से आ रहा है, कोई दूसरी बस्ती से आ रहा है। आप अपने वर्धा शहर को ले लीजिए, वर्धा का चारों तरफ का कोना और बीच का शहर क्या सब एक जैसा है? या आप प्यारे छात्रों आप खुद ही तय करो, तुम्हारी क्लास में यदि मान लो 40 लड़के हैं तो ये 40 विद्यार्थियों का सब कुछ एक जैसा है क्या? किसी का पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग है, किसी का रहन सहन अलग है, कोई उच्च वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब आप उद्योग में या व्यवसाय में कार्य करने के लिए एकत्रित हुए तब जनरली वहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहां छोटा बड़ा तय इससे नहीं होता है कि तुम्हारा बाप कौन है, बल्कि छोटा बड़ा तय इससे होता है कि कौन कार्य को बेहतर ढंग से करता है। ऐसे समय में किसी प्रकार की कोई मत भिन्नता न आए, इसलिए संबंधों का ताना बाना बनाना यह संगठन का कार्य। अब हम आगे बढ़ते हैं संगठन के सिद्धांत पर। छात्रों आपसे एक अनुरोध है कि कॉलेज की तरफ से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, बीइंग एज ए प्राध्यापक मेरी आप लोगों से विनती रहेगी कि आप इसको सीरियसली लो, क्योंकि परिस्थितियां नाजुक है। आपकी कक्षाओं का टाइम टेबल भले अभी नहीं आया है, लेकिन विश्वविद्यालय नागपुर यूनिवर्सिटी कब परीक्षा डिक्लेयर कर दे पता नहीं चलेगा, और फिर तुम परेशान होंगे, वो आप क्या करना, एक ही महीना बचा हुआ है, मैंने तो कुछ देखा नहीं। तो हमारे ये जो वीडियो आ रहे हैं ये ऑलरेडी कॉलेज के यूट्यूब के ऊपर में सुरक्षित है। आप उसको असेंबल करना सीखिए और अपने मोबाइल का महत्वपूर्ण अंग बनाइए। अब सिद्धांत मतलब वे प्रक्रिया जिसके माध्यम से संगठन कार्य करता है। तो पहला उद्देश्य का सिद्धांत। उद्देश्य का सिद्धांत मैंने बताया ना कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को, यानी आपको क्या करना है, इसके उद्देश्य तय होने चाहिए। यदि उद्देश्य तय नहीं है तो इसका मतलब आपको क्या करना है यही मालूम नहीं है, तो संगठन प्रभावी रूप से कार्य नहीं करेगा। इसलिए संगठन का पहला सिद्धांत क्या करना है यह पहले से तय होना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत। अब उद्देश्य तय हो गया कि एक दिन में 100 मोटरसाइकिल बनानी है, तो 100 मोटरसाइकिल बनाने के लिए आपके कितने डिपार्टमेंट है और उनमें कैसा तालमेल रहना चाहिए, इसका नीति निर्धारण करना संगठन का दूसरा सिद्धांत। आपस में समन्वय। विशिष्टीकरण। एक दिन में 100 मोटरसाइकिल बनानी है, 10 डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट कमजोर होगा, कोई मजबूत होगा, कोई साधारण होगा, कोई विशिष्ट होगा। आपको पहले से तय करना पड़ेगा कि कौन से मूवमेंट के ऊपर में विशेष ध्यान देना है। ये तुरंत बताने से नहीं होगा, ये पहले से तय करना होता है। तो विशिष्टीकरण का सिद्धांत ये संगठन का एक सिद्धांत है। अधिकार निर्धारण का सिद्धांत। यदि कोई विपरीत परिस्थिति निर्माण होती है या कुछ भी होता है व्यवसाय के अंदर, ऐसा नहीं है कि भी मशीन 10 डिपार्टमेंट बना दिए तो 10, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इंजन बनाने वाले के डिपार्टमेंट में यदि कोई खराबी आ गई तो सीट डिपार्टमेंट वाले का काम हंसने का नहीं है, बल्कि वहां पर उसको तय करना पड़ता है कि अब चूंकि 5 मिनट तक मेरे पास में कोई मोटरसाइकिल नहीं आने वाली तो मैं सीट तो लगा नहीं सकता, तो अब तो उसने क्या करना है,
तो इसका डिसीजन लेने के लिए हर स्तर के ऊपर में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ये काम संगठन के सिद्धांतों का है कि यह सब पहले से तय होना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा, अधिकार किसका रहेगा, उत्तरदायित्व। अब 10 डिपार्टमेंट है, 100 लोग है, इसका मतलब किसी की जवाबदारी भी होती है कि नहीं होती है। तो संगठन का ये एक सिद्धांत है कि किस व्यक्ति का, कौन से कर्मचारी का क्या उत्तरदायित्व है, ये पहले से क्लियर होना, मालूम होना, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि कार्य करने के पहले उस कर्मचारी को इसका एहसास हो। आदेशों की एकता। अब संगठन चूंकि मानवीय समूह का एक प्रयास है, तो इनको जैसे जैसे आदेश मिलते हैं वैसे उसे काम करता। अब मान के चलो कि एक ऑफिस में 3 साहब है, ए, बी, सी, और संगठन में काम करने वाले लोग हैं मान लो 10। उसमें से कोई एक अनिल नाम का व्यक्ति है। अब अनिल नाम का व्यक्ति काम करने में बड़ा एक्सपर्ट है, सब बढ़िया है, इसलिए संगठन का वो चहेता है। लेकिन यहां पर ये जो 3 अधिकारी है, इनकी गलत फहमी के कारण, इनकी गलत नीतियों के कारण वो परेशान हो रहा है। आदेशों की एकता इन तीनों में नहीं है। तो संगठन का पहला सिद्धांत है कि भी वहां पर आदेश की एकता होनी चाहिए। ए बोलता है कि तुम 2 घंटे काम करो, बी बोलता है नहीं नहीं नहीं, नहीं 1.25 घंटे काम करना, 15 मिनट पहले मेरे पास में आ जाना। और सी उनसे होशियार, वो बोलता है आज तूने काम ही नहीं करने का, मेरे तरफ में काम में चला आ जा। आप मुझे बताइए, ये सिंगल आदमी ये 3 बात में से किसकी बात माने? एक बोलता है कि तू पूरा काम कर, दूसरा बोलता है 15 मिनट काम हाथ छोड़ के आ जाना, और पहला तीसरा वाला उससे खतरनाक, वो बोलता तू आज काम ही मत कर, तू मेरे पास में आ जा। अब ये एकता यदि आदेशों में नहीं आपके, अब ये तीनों लोग जो है इनको समझना चाहिए था ना कि वो व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। यदि वो अपनी जगह से आ गया तो मशीन हैंडलिंग की प्रक्रिया रुक जाएगी। तो यह संगठन का एक काम होता है जिसमें आदेशों की एकता का सिद्धांत होता है। नियंत्रण। संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर, समूह के ऊपर में नियंत्रण चाहिए। उनको मोकाट मत छोड़ो, लावारिस मत छोड़ दो, इतने भी खुश मत हो जाओ कि मेरे कर्मचारियों को कोई देखरेख करने की जरूरत नहीं है, वो पूरी ईमानदार है। 100% ईमानदारी में भी यदि 0.01% बेईमानी वाला एक भी कर्मचारी निकल गया तो आपके इंडस्ट्रीज का मटिया मेट कर देगा। इसीलिए काम करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण तो जरूरी है। इसका सिद्धांत, इस संगठन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि काम का मारा बेचारा, ये ऐसी वर्ड आनी नहीं चाहिए। काम का मारा बेचारा मतलब बाकी सब खाली बैठे हुए, एक ही के ऊपर में प्रेशर। आप साफ संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि निर्माण कार्य की प्रक्रिया जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो मशीन, पैसा, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, सबका सम्मिलित रूप है। इनके बीच में आपस में तालमेल बिठाना, संतुलन बिठाना, ये संगठन का सिद्धांत। अधिकार हस्तांतरण का सिद्धांत। यदि एक व्यक्ति, आज मान लो एक डिपार्टमेंट में 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो एक तो बॉस होगा कि नहीं होगा? होगा। मान लो किसी कारण से, क्या वो जिंदगी में कभी छुट्टी लेगा ही नहीं? क्या उसको परेशानी आएंगी नहीं? क्या वो एक आध दिन एब्सेंट नहीं रहेगा? अब मान लो किसी एक दिन एब्सेंट है, तो उसके बाकी 9 लोगों ने क्या बोलना? हमारा साहब नहीं आया है, वो हमको रोज बताते था कि क्या काम करना है, चूंकि आज वो नहीं है इसलिए हमको बताने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? अरे नहीं साहब, हम रोज आते थे, हमारा साहब हमको बोलते था कि आज तुमको ये करना है, आज वो आया क्या? नहीं आया। तो उनको बोलने वाला कोई ना कोई दूसरा आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तब ये संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि वे क्रम तय करे कि सब कुछ ठीक है तो ए मेन रहेगा, ए बॉस छुट्टी पर है तो बी उसका सुपर जो सबऑर्डिनेट है वो रहेगा, बी छुट्टी पे तो सी रहेगा। और नहीं तो क्या होगा? एक बॉस छुट्टी पे, बचे 9 लोग, 9 के 9 लीडर बन जाएंगे। 9 के नहीं, वो बोलेगा तू कर, वो बोलेगा तू कर, वो बोलेगा तू कर। काम होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां पर जरूरी क्या है कि मुख्य जो बॉस है, मुख्य अधिकारी की अनुपस्थिति में अगला व्यक्ति कौन, ये पहले से तय होने चाहिए। उसको बोलते हैं अधिकारों का हस्तांतरण। और नहीं तो फिर वो बोलना आ जाता है ना, मान लो आज बॉस नहीं है, 9 के 9 साइने हो गए, तो उसमें जो सबसे लोअर लेवल का कर्मचारी वो भी आग दिखाता है, उसका भैया चल उठा रहे, मटेरियल ठीक है, तो वो क्या बोले? चल चल तू अपना काम कर, मैं मेरा कर रहा। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि आज मुख्य बॉस छुट्टी पर था,
उनके ऊपर में अंकुश लगाने वाली कोई नीति नहीं थी, ऐसा संगठन में नहीं होता है। लोचशीलता का सिद्धांत, कोई भी काम में हिटलर शाही नहीं चाहिए। ये काम कर रहा हूं तो ऐसा चुना, अरे भैया वक्त के अनुसार ढल। अब थोड़े बहुत जैसे मैंने बता दिया कि भी क्लच वायर और क्लच के कवर ये लगाने वाला डिपार्टमेंट पास में, मान लो किसी कारण से वो वायर डालने वाले को तकलीफ जा रही, तो क्या 1-2 मिनट के लिए वो जो उसका बाजू का डिपार्टमेंट तो हेल्प नहीं कर सकता क्या? जनरली उसका काम तय है, लेकिन वक्त आया तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और लोचशीलता का मतलब दूसरा भी होता है। मान लो मेरी नियुक्ति आपने की इंजन बांधने के ऊपर में, और उसकी अगली प्रोसेस है कि इंजन को फिट करना, तो कम से कम इतनी लोचशीलता संगठन में चाहिए कि कम से कम 1-2 कर्मचारी यदि नहीं आए तो उनकी आप अदला बदली कर सको। यहाँ लोचशीलता का तात्पर्य है कार्यों का विभाजन इस ढंग से हो कि आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों का ट्रांसफर एक विभाग से दूसरे विभाग में हो। नहीं तो वो तो बोलेगा ना, पापा ये तो काम मैंने आज तक किया नहीं, तुम मुझे कैसा उस डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, मैं नहीं करता। तो अब तो बात सीधी आ गई, काम करना है तो कर, नहीं तो नौकरी से निकल। तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें संगठन खराब होता है, कमजोर होता है। न्यूनतम सत्ता का स्तर, संगठन में काम जितना आपसी समन्वय, आपसी तालमेल, आपसी समझबूझ, आपसी चर्चा, आपसी भाईचारे से हो सकता है, उतना हिटलरवादी प्रकृति से नहीं होता है। तो संगठन का एक तो पहला सिद्धांत ये है कि उसके अंदर में जो सत्ता होती है, कंट्रोलिंग पावर, ये बने जहां तक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में नहीं दिया जाता, उसमें बताने का प्रयास किया जाता है कि हम सब एक हैं। इसका मतलब लीडर नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। पदाधिकारियों से संपर्क का सिद्धांत, बड़े जो उच्च पदाधिकारी है उससे सारे कर्मचारी मिलते ही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। लाइजन पर्सन होता है, बीच के संपर्क व्यक्ति रहते हैं, और उसकी नियुक्ति करना ये संगठन का एक सिद्धांत है। और लास्ट, वातावरण की निर्मिति। तो ये देखिए, उचित वातावरण की निर्मिति मैंने संगठन का कार्य भी बताया था, और वही वातावरण निर्मिति का सिद्धांत भी है। यदि संगठन में उचित वातावरण का निर्माण नहीं होता है तो आपके कर्मचारी कितने ही अच्छे हो, पूर्व निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आज कंप्लीट किया। इसके बाद में हम देखेंगे संगठन के प्रकार। धन्यवाद।